हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यूनिट होगा वो 12th की हिस्ट्री है, यूनिट 5th, आपकी यात्रियों के नज़रिए। और आपको एक बात बता दूँ, जो 12th का सिलेबस है इस बारी जो न्यू सिलेबस है उसमें आपका यूनिट 10 काटा गया है, बाकी सारे यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि 12th वालों का एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, जुलाई से स्टार्ट है। 12 जुलाई से, आई थिंक 17 जुलाई से स्टार्ट है और 26 अगस्त तक वो एग्ज़ाम हेल्ड किए जाएंगे। और उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए जाएंगे स्टूडेंट को, जिनका पेपर उन्हें देना होगा। और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, साइट पे चेक करके। ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताना। और मेरे नोट्स आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सी फ्रेंड, देखो किताब उल हिंद, सबसे पहले क्या आता है किताब उल हिंद की विशेषता। ठीक है। आपको इसमें 3 चीज़ पढ़ने को मिलेगा किताब उल हिंद में, जैसे कि अलबुरीनी है, फ्रांस बर्नियर है, इब्न बतूता है। ये तीनों भारत की यात्रा करने आए। ठीक है। तो इन्होंने भारत में दास प्रथा के लिए या फिर समाज के ऊपर या फिर महिला के ऊपर इन्होंने क्या विवरण दिया, और इनका जीवन परिचय ही हम पढ़ेंगे, बस इतना। ठीक है। उनकी किताबें कौन सी थी जो भारत को समर्पित थी। स्टार्ट करते हैं। देखो, अरबी में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद। ठीक है फ्रेंड, किताब उल हिंद, जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। अलबरूनी ने यह कृति उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी। सी फ्रेंड्स, जो अलबरूनी था इसने जो ये किताब लिखी वो किस लिए लिखी थी? जो सीमांत क्षेत्र में लोग रह रहे थे उनके लिए लिखी थी। ठीक है। वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उससे संबंधित था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो दर्शन और धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा या फिर सामाजिक जीवन, माप तौल, मूर्ति कला, कानून के आधार पर इस किताब को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड। इससे मतलब ये आप सोच सकते हो जो इनकी किताबें थी वो बेसिकली भारत की सामाजिक स्थिति के ऊपर थी, कि उन्होंने समाज में क्या देखा, क्या परखा, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी किताबें लिखी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अलबरूनी के समक्ष मतलब जो जब वो भारत में आया, उसने जब किताब अपनी लिखी, तो किताब लिखते टाइम उसे क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें इसके सामने आई थी। तो सबसे पहले आई थी भाषा की, क्योंकि भाषा संस्कृत, अरबी और फारसी थी, तो बहुत ज़्यादा टफ था उसके लिए। ठीक है। दूसरा, धार्मिक अवस्था और प्रथा। भारत की जो धार्मिक अवस्था और जो प्रथा थी उसको समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। ठीक है। अभिमान। और सबसे बड़ी बात, उसने जब इन 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 सारे समस्याओं को देखा तो इसका समाधान सिर्फ उसने क्या निकाला कि फ्रेंड्स, उसने ब्राह्मणों द्वारा रचित जो पुराण थे, वेद थे, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियाँ, मनुस्मृति, इन ग्रंथों का उसने सहारा लिया किस चीज़ के लिए? इस चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है। बिरयानी सही है। ठीक है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उसने क्या अपनाया? जो पूरा ब्राह्मण द्वारा रचित तो किताबें थी, पुस्तकें थी, उनका सहारा लेकर उसने क्या किया? अपनी चुनौती का सामना किया। ठीक है। आगे देखो, अलबरूनी ने जाति के प्रथा पर टिप्पणी क्या करी थी? तो सी आप देख लो, ये अलबरूनी जी हैं। ठीक है। थोड़ी सी पिक लगा दी मैंने। तो इनके अलबरूनी ने देखो भारतीय समाज में क्या देखा, उन्होंने चार भारतीय समाज का जो कंपैरिजन है वो किससे किया? आप उसने देखोगे फारस के समाज से उसने कंपेयर किया। ठीक है। उसने क्या बताया कि जो भारतीय समाज है उसका 4 वर्ण डिवीजन है। ठीक है। पहला है ब्राह्मण, ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मा के सिर से आए हैं। क्षत्रिय, तो ये ब्रह्मा के कंधों से आए हैं। वैश्य, ब्रह्मा के जंघा से। और शूद्र, ब्रह्मा के चरणों से। सी फ्रेंड्स, आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो वर्णों का डिवीज़न है वो 4 कैटेगरी है वर्णों के डिवीज़न की। ठीक है। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और ब्राह्मण आप जानते हो क्या करते हैं? दान, यज्ञ करवाना, हवन करवाना इनका काम था। क्षत्रिय का काम था कि बाहरी आक्रमण से लोगों की रक्षा करना। ठीक है। वैश्य का काम था व्यापारी, ना व्यापारी वर्ग हैं ये लोग। और शूद्र का काम था उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्होंने क्या करा, जो फारस की जात 4 वर्ण थे, उन्होंने उसका डिवीज़न करके बताया क्या कि जो प्राचीन फारस की सामाजिक वर्ण व्यवस्था है वो कैसी थी? इनमें भी 4 वर्ण थे। पहला कौन सा? तो घुड़सवार और शासक वर्ग। ठीक है। दूसरा, भिक्षु और पुरोहित वर्ग। तीसरा, खगोल विज्ञान और खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। चौथा क्या था? कृषक और शिल्प वर्ग। तो इन्होंने फारस का प्राचीन समाज था उसका वर्णन भारतीय समाज से की, क्योंकि भारतीय समाज भी 4 वर्णों में विभक्त था, वैसे ही फारस का समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है।
आगे देखो, अल्बुरी ने भारतीय समाज के शूद्रों को अपवित्र माना। सी फ्रेंड्स, अल्बुरी ने क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमेशा वो अपवित्र रहे। ठीक है, उन्होंने क्या कोट दिया इसके ऊपर कि जैसे सूरज हवा को स्वच्छ बनाता है, समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, उसी प्रकार कोई भी वस्तु मूल रूप से अपवित्र नहीं रही जा सकती। ठीक है, मतलब आप कह नहीं सकती कि वो मतलब पैदाइशी अब शूद्रों का क्या था कि ऐसा माना जाता था ना कि मतलब वो लोग मतलब जन्म से अपवित्र है, उनको गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी, लोगों के सामान लेने की इजाज़त नहीं थी, ना ही कोई वेद, ना ही कोई मंत्र, ना ही किसी शिक्षा की उन्हें शिक्षा का अधिकार था। तो ये सब क्या है, ये बहुत ही मतलब होता है ना अंधविश्वास या फिर रूढ़िबद्ध धारणाएं, जिसको नहीं हम परंपरा के नाम पे थोप देते हैं लोगों पे कि नहीं ये हमारी परंपराएं हैं, जो कि असल में एक कर्म कांड है। ठीक है, परंपरा के नाम पे लोगों पे थोप देनी कोई चीज़ वो परंपरा नहीं होती, बल्कि वो एक ज़बरदस्ती मतलब होता है ना, मतलब कर्म कांड करना, अंधविश्वास को फैलाना, वही चीज़ थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा कि मनुस्मृति में शूद्रों का आप जो वर्णन है बहुत ही मतलब मतलब पढ़ते ही मतलब ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहा जाता था, मनुस्मृति में ये रिटर्न है क्या कि अगर कोई शूद्र किसी गांव से गुजरता है तो इसके पीछे मतलब तरकाल या फिर झाड़ू बांध दिया जाता था, जिससे कि वो अपने पैरों के चिन्ह को साफ करता हुआ चले। प्लस ये भी था कि अगर कोई शूद्र जाति का लोग में कोई वेद या फिर मंत्र सुन लिया तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल देना। तो ये सारी कोई परंपरा नहीं है, ऐसा सिर्फ ये धारणाएं हैं लोगों की, वो भी रूढ़िबद्ध धारणाएं जिसे लोगों पे ज़बरदस्ती थोप दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जिन्होंने भारतीय शहरों का टिप्पणी किया, वो देखो इसमें क्या है। उन्होंने जो भारतीय शहर उसको क्या कहा, अवसरों से भरपूर है, लोगों में कौशलता, हर चीज़ की कौशलता है। ठीक है, कौशलता है, सामान है, संसाधन है, हर चीज़ में इन्होंने भारत को भरपूर पाया। ठीक है, और प्लस भारत को घनी आबादी वाला शहर भी बताया। ठीक है, शहर नहीं, आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली का ही उन्होंने बताया है बेसिकली कि जो दिल्ली है वो मतलब सबसे घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने क्या देखा, जो भीड़ भाड़ी सड़कें थी और चमक वाली रंगीन बाजारें देखी उन्होंने। उनके अनुसार दिल्ली सबसे बड़ा शहर था भारत में। ठीक है, जो कि विशाल आबादी वाला है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ का वर्णन किया है, दौलताबाद का, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका इन्होंने क्या बताया कि जो दौलताबाद है वो आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। ठीक है, दौलताबाद का जो आकार देखोगे आप, स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, उसका आकार जो है वो दिल्ली से भी बड़ा है। तो इन्होंने क्या बताया, जो दौलताबाद है वो आकार में किसको चुनौती दे रहा है, दिल्ली को। ठीक है, उसने भारतीय बाजार को केवल विनिमय का स्थान नहीं मान के उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ भी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब देखो इब्न बतूता के दास प्रथा पर क्या विचार थे। फ्रेंड्स देखो, दास प्रथा हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई है। ठीक है, चाहे दास प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, या फिर बाल विवाह हो, ये सारी हमारे समाज की बुराई है। ठीक है, वही बुराई में से एक दास प्रथा बुराई थी जिस पे इब्न बतूता ने अपने विचार दिए। उन्होंने क्या कहा कि उस टाइम पे दासों को भेंट स्वरूप दिया जाता था या फिर खरीदा जाता था। सी फ्रेंड्स, इब्न बतूता क्या बोलते हैं कि जो दास थे उनको या तो खरीदा जाता था, ठीक है, या फिर उन्हें बेच दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि नसीरुद्दीन थे, जो एक धर्म उपदेशक थे, उनके प्रवचन से खुश होकर उन्होंने हुए थे। ठीक है, और उन्होंने नसीरुद्दीन को क्या दिया था, 1 लाख मुद्रा दिया था और 200 दास दिए थे। तो मतलब ये समझे, दासों को भी भेंट में एज अ मतलब एक होता है ना, गिफ्ट देना अलग बात होती है, लेकिन दास को, एक इंसान को भेंट बनाकर देना किसी को, ये ज़्यादा बहुत मतलब आश्चर्यचकित बात है। तो उन्होंने ये सारी बातें बताई असल, और ये भी बताया था कि उनकी योग्यता के अनुसार भी उन्हें काम दिए जाते थे। ठीक है, और कई बार होता था कि उनको बलपूर्वक दास बना लिया जाता था। और आज देखोगे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 23, 24 क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार को रोकते हैं। ठीक है, बाल मजदूरी कराना, क्रय विक्रय कराने पे प्रतिबंध है भारत में। ठीक है, संविधान हमारा यही कहता है। आगे देखो, योग्यता के अनुसार उनको काम देना, घरेलू काम के लिए दासों को कम कीमत दिया जाता था, और कुछ दासों को जो राजा होते थे वो गुप्तचर के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे। ये देखो हमारे, ये कौन है, इब्न बतूता जी हैं। वो इन्होंने भारत में संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था पर भी अपने विचार दिए थे। वो क्या बताया था, इन्होंने देखा भारत की डाक व्यवस्था 2 प्रकार की है, पहली अश्व डाक व्यवस्था, दूसरी पैदल। तो अश्व डाक व्यवस्था आप देख सकते हो, अश्व का मतलब ही समझ सकते हो आप, मतलब घोड़े की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तो, लेकिन ये है कि इसमें इन्होंने सबसे सक्षम किसको बताया, पैदल डाक व्यवस्था को। क्योंकि फ्रेंड पैदल डाक व्यवस्था में ये होता था
कि जो व्यक्ति संदेशवाहक है वो अपनी चिट्ठी को तो लेके जाता था, लेकिन इतनी स्पीड या इतनी तेज़ से दौड़ता था, प्लस उसके हाथ में एक छड़ी होती थी जो बजाते हुए चलता था, जिससे लोगों को ये सूचना मिल सके कि उनका कोई पत्र आया है, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे पैदल डाक व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 स्थान होते थे, जिसे ढाबा कहा जाता था। ठीक है, ढाबा 1 मील का 1/3 हिस्सा होता था, और 1 मील की दूरी एक घनी आबादी वाले गाँव होते थे, जिसमें 3 मंडप थे और यहाँ पे लोग कार्य किए जाते थे। अब इनकी आती है छड़ी की बारी। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक छड़ी होती थी, जो 2 हाथ लंबी थी, जिसके तांबे की घंटी लगी थी। इस छड़ी का इस्तेमाल संदेशवाहक लोगों को पत्र आने की सूचना देने के लिए करता है। फ्रेंड्स, आपको पता है, जैसे कि आप देखोगे ना कि मतलब घर पे किसी के डाकिया अगर जा रहा है तो अपनी साइकिल की रिंग बजाते हुए जाता है कि हाँ डाकिया आया करके, ऐसा। तो उस टाइम पे क्या होता था, इस छड़ी का इस्तेमाल इसीलिए होता था कि ताकि लोगों को ये बता सके कि उनके नाम का कोई पत्र आया है। ठीक है, अब ये कह सकते हो आप लोग कुल मिला के कि जो अश्व डाक व्यवस्था थी कंपैरिजन टू पैदल डाक व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, और सबसे सक्षम व्यवस्था कौन सी थी? पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, बर्नियर द्वारा उपमहाद्वीप के भूस्वामित्व का। अब बर्नियर ने भारतीय उपमहाद्वीप में भूस्वामित्व की बात करी थी और उस पर अपने विचार दिए थे। तो बर्नियर ने क्या देखा, इसके मतलब उन्होंने भारत और यूरोप की तुलना करी इस स्वामित्व को लेके। उन्होंने अंतर क्या पाया था? स्वामित्व को लेके उन्होंने अंतर क्या पाया? स्वामित्व को लेके। जैसे यूरोप में उन्होंने क्या बताया कि जो किसान थे उनके निजी खुद की भूमि हुआ करती थी, वो अपनी भूमि के स्वामी थे। लेकिन भारत में क्या है? ऐसा नहीं है। भारत में जो भूस्वामित्व का जो धारणा है ना, इसका अभाव है। भारत में जो भी भूमि किसानों के पास होती है उस पर किसानों का नहीं बल्कि राजकीय वर्गों का शासन होता है, उनका अधिकार होता है। ठीक है, ये अंतर उसने पाया। और उसने आगे भी बात कही। उसने क्या बताया? उसने भारतीय समाज के लोगों को दरिद्र बताया, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा, समाज पर और धनी शक्तिशाली शासक वर्ग का दबदबा है। उसने भारतीय समाज को 2 वर्गों में बांटा, अमीर और गरीब। उसने लोगों को भारतीय समाज को दरिद्र बताया क्योंकि कुछ ही लोगों का गिना चुना राज है भारत पर, बाकी सारे उनके नीचे हैं। उन्होंने माना कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं है। फ्रेंड्स, जो बर्नियर है उन्होंने 2 कैटेगरी को डिवाइड किया था, अमीर और गरीब। तीसरा वर्ग उन्होंने बताया ही नहीं कि मतलब एक मध्यम वर्ग भी है। ठीक है, उन्होंने राजा और भिखारियों को क्रूर लोगों का राजा कहा। ठीक है, प्लस उन्होंने यहाँ की हवा की बात करी जो दूषित है, जो खेत हैं वो झाड़ीदार और दलदल से भरे हुए हैं, और जिसका एकमात्र राजा कौन है? भूस्वामी। ठीक है, भारतीय शहर शिविर शहर है जो राजा द्वारा नियंत्रित होते हैं। फ्रेंड्स, नोट करके देखना, शिविर शहर उसे कहा जाता था जो राजा की दया पर चलता था, और राजा अगर नष्ट हो रहा है तो क्या होगा? शिविर शहर भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखना, याद हो जाएगा। अब देखो, बर्नियर द्वारा सती प्रथा का वर्णन। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में जो कृति है बर्नियर की, इसने भारत में विद्यमान सती प्रथा को डिफाइन किया, क्योंकि उसने क्या देखा था, उसने जो सती प्रथा है उसने भारतीय समाज की एक आवश्यक बुराइयों में से एक माना। और उसने क्या बताया कि जब बर्नियर ने अपनी कृति में एक छोटी उम्र की विधवा का वर्णन किया, जो जिसका उम्र केवल 12 वर्ष का है। ठीक है, उसने क्या देखा? उसने उस छोटी उम्र की विधवा को सती होते हुए देखा, जो जिंदा से मृत प्रतीत हो रही थी। वह रो रही थी, कांप रही थी, उसके हाथ पैर बांधकर उसको मासूम। सी फ्रेंड्स, जब उसने उस बच्ची को देखा तो वहाँ पे 2-3 पंडित भी थे। एक लेडी थी जिसने उसको अपनी बाहों में चपेटे हुए था, और उसको वो आग की तरफ लेके जा रहे थे, और लेके गए उसके हाथ पैर बांध के उसको जिंदा जला दिया। उस टाइम पे जो लड़की महसूस कर रही थी कँपकपी, उसका शरीर कांप रहा है, रो रही है, डर रही है, तो ये क्या है? एक मतलब अपने कर्मकांड या फिर अपने रीति रिवाजों का नाम दे करके उस मासूम सी बच्ची को जला दिया गया। ठीक है, इससे मतलब जो बर्नियर थे ना, बहुत आहत हुए थे कि भारतीय समाज में ऐसी धारणाएं या फिर ऐसी परंपराएं भी हैं जो लोगों को जिंदा जला देती हैं। क्योंकि खुद उनका इमेजिन देखो ना कि मतलब उन्होंने क्या इमेजिन किया है कि अच्छी खासी मतलब हंसती खेलती लड़की, उनको क्या नज़र आ रही है? मतलब एक मृत शरीर, लाश नज़र आ रही है उनको। ठीक है, तो आप सोच सकते हो ना कि मतलब कितना दर्द देने वाला ये प्रथा है। ऐसा कुछ है कि मतलब जिसका पति मर जाए, अच्छा ये अजीब ही नियम होता है कि पति मर रहा है तो ठीक है, पत्नी को भी लिटा दो, उस पर वो भी मर जाएगी। लेकिन पत्नी मर रही है तो ऐसा नहीं है कि पति को लिटा दो, दूसरी शादी कर ले, उसको तो खुला होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी मतलब अपने रीति रिवाज का नाम देके दूसरों पे लोगों को कर्मकांडों को या फिर किसी विचार को थोपना सही नहीं है। ठीक है, अब देखो, बर्नियर की कृति ने जो इन्होंने लिखा उसकी विशेषता क्या थी?
इन्होंने भारतीय समाज की बुराई चढ़ाकर बढ़ाया। सी फ्रेंड्स, बर्नियर थोड़े से घमंडी टाइप के थे, एटीट्यूड बहुत था इनके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय समाज की तो श्रेष्ठता बताने का प्रयास किया है, लेकिन जो भारतीय समाज की बुराई थी ना, इसको और बढ़ चढ़कर बताया है, ठीक है। इन्होंने किसानों को गरीब दिखाया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इब्न बतूता ने जो अपना विवरण दिया था उसके दोष क्या थे, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय बोलचाल को नहीं समझा। घटना एक होता है ना, घटनाओं को क्रमबद्धता यानी उनके टाइम के अकॉर्डिंग लगाना, वो इन्होंने नहीं किया। और प्लस अपनी बातों में इन्होंने अफवाहों को भी शामिल कर लिया, ठीक है। ये जो इनकी किताबें हैं ये 1 नंबर में पूछी जाती हैं और कुछ नहीं, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इब्न बतूता का जन्म देखो मोरक्को में हुआ था। तंजियार में इनकी शिक्षा क्या थी, साहित्य और शास्त्र था। यात्रा इन्होंने कहाँ का करी, मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में अब हम आते हैं कि इब्न बतूता ने रिहला में क्या लिखा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसमें रिहला में इब्न बतूता ने वही चीज़ें लिखी जो भारत यात्रा करने के दौरान उन्होंने देखा, समझा, लोगों को, चाहे चीज़ों को, चाहे प्रकृति को परखा, उसी से संबंधित ये बुक उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने क्या करा, और भारतीय रीति रिवाज, धर्म, जाति प्रथा, जलवायु और भाषा के बारे में वर्णन किया है इस किताब में, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब उन्होंने जो भी यात्राएं करी भारत में और जो भी चीज़ें देखा, समझा, और वो चाहे समाज से रिलेटेड, चाहे आर्थिक से, चाहे राजनीति से, उन्होंने सारी बातों को इसमें जोड़ दिया और बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, उन्होंने किसका वर्णन किया, वनस्पति का, भारतीय शहर का, संचार व्यवस्था का, दासों का, ठीक है। प्लस उन्होंने एक और अजीब बात बताई, नारियल पानी और पान को। यहाँ पे जो फ्रांस बर्नियर है, इन्होंने नारियल पानी को और पान को बड़ा विचित्र बताया है, ठीक है। क्योंकि विचित्र इसलिए बताया है क्योंकि ऐसा मतलब ये होता है ना कि मतलब इन दोनों को पूरी तरह से परिचित नहीं था। मतलब जो बर्नियर है ना, वो नारियल पानी से या फिर पान जैसी चीज़ों से परिचित नहीं था, ठीक है। उसने नारियल का वृक्ष खजूर के वृक्ष के समान होता था। वो ऐसा मानता था कि जो नारियल का वृक्ष है ना, वो खजूर के वृक्ष के समान है, जिसका फल मानव के सिर के समान होता है। मतलब उसने कंपैरिजन क्या किया, नारियल के पेड़ को खजूर से कंपेयर किया और उनके फल को क्या बोला, उनके फल को किससे कंपेयर कर रहा है, मानव के सर से, ठीक है। मानव के सिर से उसका कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब बर्नियर का जीवन परिचय देखो तो ये 17वीं सदी में भारत आए थे, निवासी फ्रांस के थे ये। शिक्षा इनको कौन सी मिली थी, चिकित्सा, राजनीति और इतिहास की। 12 वर्षों तक भारत में रहे। बर्नियर ने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी नियुक्त हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे फ्रांस बर्नियर हैं, देख लो आप। मैंने थोड़ी थोड़ी पिक लगा दी है ताकि मतलब एक होता है ना, मतलब क्रिएटिव थोड़ा सा लगे, तो इसमें पिक्चर्स अच्छे रहेंगे, याद रहेंगे, तो आपको पिक्चर देख के ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, अल-बरूनी का जीवन परिचय। इनका जन्म कहाँ, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ख्वारिज़म एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोगों की पूजा की जाती थी, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी, फ़ारसी, सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत। और इनकी किताब उल हिंद को क्या कहा जाता था, तहकीब ए हिंद, ठीक है। तो यहाँ आज ये यूनिट हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके आगे अगला यूनिट मैं परसों डालूंगी, तो आप लोग देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।